दोस्तों, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप जानते हैं एक माँ बाप की अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने की हदें कहाँ तक है। अपने बच्चों की खुशी, उनका भविष्य संवारने के लिए वही माँ बाप क्या किसी का खून भी कर सकते हैं। आखिर क्या है एक माँ बाप की हदें। आज मूवी स्ट्राइप की पिटारे से निकली है एक जापानीज थ्रिलर मूवी 2004 की द लेक साइड मर्डर, डायरेक्टर शिंजी आयोमा, IMDb 6.2। ये कहानी है शुनसुके की, जो पेशे से एक फोटोग्राफर है और आज वो अपने असिस्टेंट ताकाशिना की मदद से अपनी पत्नी की तस्वीरें ले रहा है। जितनी बार ताकाशिना तस्वीरें खींच रही होती है, उतनी बार कैमरे की फ्लैशलाइट से शुनसुके की आंखें बंद हो जाती, क्योंकि उसे कैमरे की फ्लैशलाइट से तकलीफ होती है। मगर फिर भी उसे अपना ये काम बेहद पसंद है, जिसके लिए ये सारी तकलीफें मायने नहीं रखती। वो अपने काम के प्रति वफादार है, मगर उसने कुछ गलत काम भी किए हैं, जैसे कि उसकी खुद के असिस्टेंट के साथ अफेयर चलाना, और इस बात की खबर उसकी बीवी को नहीं है। लेकिन उसका ये किया हुआ पाप सही में गलत है या हम सभी का अधूरा ज्ञान। अब यहाँ शुनसुके और ताकाशिना साथ समय बिता रहे हैं। शुनसुके के चेहरे पर उदासी देख उसने पूछा, क्या तुम्हारी चिंता का कारण तुम्हारी बेटी है? उसने हाँ में सर हिलाया। उसकी एक बेटी है जो अपने नए स्कूल में एडमिशन के लिए एक बड़ा इम्तिहान देने वाली है। असल में जापानी परंपरा के हिसाब से हर परिवार की तरह उसे भी अपनी बेटी को एक नामी स्कूल में दाखिला करवाना है, और इसके लिए उसे जल्द से जल्द अपनी पत्नी मिनाको के कहे अनुसार लेक मिगासामी नाम की एक जगह पर पहुंचना है। ताकाशिना समझ रही है कि वो किस बात से परेशान है। वो भी उसकी और उसकी बेटी के बीच नहीं आना चाहती, और उसने उसे जाने को कह दिया। खुद शुनसुके भी चाहता है कि वो एक साल बाप की तरह जितना हो सके उतना अपनी बेटी की परवरिश को दे। अगली सुबह ही अपना सारा काम निपटा कर वो सीधे लेक मिगासामी की ओर निकल पड़ा। सुबह की धूप उसकी आंखों को तकलीफ दे रही है। उसने चश्मा निकालकर पहन लिया। कुछ देर बाद जंगलों के बीच से होते हुए वो एक बड़े से घर के पास पहुंचा। ये कोई आम जगह नहीं है, यही उसकी बेटी का भविष्य तय होगा। गाड़ी से उतरते ही मिनाको उसके पास आकर नाराज होने लगी, इतने लेट से आने के लिए। मिनाको से माफी मांग उसने भी खुद को तैयार कर अंदर आया और देखा वहाँ उसी की तरह 3 बच्चे और उनके माँ बाप मौजूद हैं, जिनका भी एक ही मकसद है, अपने बच्चे को नामी स्कूल में जाते हुए देखना। उन सभी के इंटरव्यू हो चुके हैं। अब शुनसुके और मिनाको के इंटरव्यू की बारी है, जिसे लेने वाले हैं मिस्टर सुकुमी। मिस्टर सुकुमी एक प्राइवेट ट्यूटर है जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें तैयार करते हैं ऐसे नामी स्कूलों के लिए। मगर उनके सवालों के जवाब देना और इस तरह के एक नामी स्कूल में दाखिला होना इतना भी आसान नहीं। मिस्टर सुकुमी सबसे पहले बच्चों से ज्यादा उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं बच्चे उनके परवरिश में बिगड़ न गए हो, पेरेंट्स का उनके बच्चों के प्रति कैसा रवैया है। अब शुनसुके से उन्होंने पहला सवाल किया, तुम अपनी बेटी का दाखिला हमारे स्कूल में क्यों दिलवाना चाहते हो? सवाल आसान था, मगर मिनाको की नजरें सिर्फ उस पर टिकी है कि कहीं वो कोई गलती ना कर बैठे। इस मौके को वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। शुनसुके ने जवाब में कहा, मुझे खुद नहीं पता क्यों, बस इतना जानता हूँ कि मैं भी औरों की तरह चली आ रही इस परंपरा, इस दस्तूर का पालन कर रहा हूँ, ताकि अपनी बेटी को उज्जवल भविष्य दिलवा सकूं। मिस्टर सुकुमी उसके इस जवाब से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। अब उन्होंने अगला सवाल किया, जब आपकी बेटी 3 साल की थी तब आप उसके पिता बने, कहीं इस वजह से आप दोनों के बीच में कोई दूरियां तो नहीं? हाँ, सही सुना आपने। शुनसुके की बेटी माइका उसकी अपनी औलाद नहीं है, वो उसकी पत्नी की पहले शादी से हुई है। लेकिन उसने कभी माइका को अपनी बेटी से कम नहीं माना है। अगर वो उसके लिए पराई होती तो यूं अपना सारा काम छोड़कर वो यहाँ नहीं होता उसके पास। इस बार के जवाब से भी मिस्टर सुकुमी को कुछ खास संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए उन्होंने अब इस इंटरव्यू को यही खत्म कर सभी बच्चे को भेज दिया ताकि वो अपनी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सके। अब यहाँ शुनसुके को पता चला कि उससे मिलने एक महिला आई है। बाहर जाकर देखा तो पाया वो उसकी असिस्टेंट और प्रेमिका ताकाशिना है। यहाँ ताकाशिना की मुलाकात पहले ही मिस्टर सुकुमी से हो चुकी है। इतने में शुनसुके वहाँ आया और ताकाशिना को वहाँ देखकर पहले तो वो चौंक गया। आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने पूछा। ताकाशिना ने उसे वही उसकी पत्नी के लिए हुई वो तस्वीरें पकड़ाई। वो उसके सामने एक आम बॉस की तरह ही पेश आया। उन तस्वीरों को लेने के बाद उसने उसे जाने को कह दिया, मगर दोनों की चाल ढाल से मिनाको को कुछ तो शक हुआ। खैर, ज्यादा ध्यान न देते हुए वो वहाँ से चले गए। अब दोनों अपने कमरे में आए। ये बच्चों के पेरेंट्स के लिए बनाया गया है। दोनों के बीच थोड़ी बहुत बहस होने लगी।
शुनसुके ने मिनाको को समझाया कि वो ये सब अपनी बेटी के लिए ही तो कर रहे हैं, मगर इसका कोई अंत है क्या? वो चाहते तो औरों से अलग अपनी बेटी को उसे खुद का भविष्य चुनने का अधिकार देते। मगर ये बात जहाँ शुनसुके को बुरी लग रही है, वही उसकी पत्नी उसके खिलाफ में है। वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उनके किसी भी गलती की वजह से उन्हें अपनी बेटी के भविष्य से खेलना पड़े। दरअसल उन दोनों के भी किसी कारण से तलाक हो चुके हैं। इसके बावजूद वो एक साथ पति पत्नी रहने का नाटक कर रहे हैं। बस अपनी बेटी की खातिर उन्होंने दोबारा साथ में रहने का फैसला किया है, ना कि उन्हें एक दूसरे से प्यार है। अगर उनके बारे में स्कूल या उनके लोगों को पता चल गया तो उन्हें यहाँ अपनी बेटी के भविष्य के सपने को छोड़ देना होगा, और इतना बड़ा जोखिम मिनाको नहीं उठा सकती। अब यहाँ ताकाशिना अभी तक गई नहीं है। जाने से पहले वो मिस्टर सुकुमी और बाकी बच्चों से मिलकर जाना चाहती है। मिस्टर सुकुमी बच्चों को कसरत करना सिखा रहे हैं। ताकाशिना को देख वो उसके पास आकर बातें करने लगी, और देखते ही देखते वो उससे इतना प्रभावित हो गए कि उसे आज रात के खाने के लिए उसने रोक लिया। अब यहाँ शुनसुके की नींद टूटने से आंखें खुल गई। उसे नींद नहीं आ रही तो वो अपने काम पर बैठ गया और उन तस्वीरों को देखने लगा जो ताकाशिना ने आज उसे दिए थे। कहानी की शुरुआत में जो जो तस्वीरें ली गई थी वो सभी वहाँ मौजूद है, लेकिन उसे एक और तस्वीर दिखी जो बाकियों से अलग है, और वो उसकी पत्नी की तस्वीर है। उसे थोड़ा अजीब लगा तो उसने फौरन ताकाशिना को फोन लगाया, ये जानने के लिए कि वो तस्वीर उसके पास क्या कर रही है। लेकिन उसके फोन न उठाने पर वो थोड़ा परेशान हो गया। अपने पिता को परेशान देख उसकी बेटी ने उससे पूछा, पापा आपको यहाँ आने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शुनसुके ने उसे प्यार से कहा, नहीं मेरी बच्ची, जिस भी काम में मेरी बेटी को मेरी जरूरत होगी उस काम के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। अब रात हो गई। सभी पेरेंट्स और मिस्टर सुकुमी एक साथ रात के खाने पर बैठे हैं। ताकाशिना को भी वहाँ बैठा देख शुनसुके हैरान हो गया। जब बाकियों से पता चला कि उसे मिस्टर सुकुमी ने रुकने को कहा था तो वो चुप हो गया। अब बातें होने लगी और ताकाशिना ने बताया कि वो खुद भी इन सब बच्चों की तरह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ी है, मगर बाकियों की तरह वो इतनी सक्षम नहीं हुई। अब मिस्टर सुकुमी ने भी अपने बारे में बताया कि वो बचपन से ही अपनी क्लास में फर्स्ट आया करता था। उसे विश्वास है कि एक बच्चे के लिए उसकी शिक्षा का महत्व बहुत मायने रखता है। कुछ देर और बातें करने के बाद सभी अपने अपने कमरे की ओर जाने की तैयारी करने लगे। मिनाको ने शुनसुके के पास आकर अपनी चिंता जाहिर की और बोली, आखिर मिस्टर सुकुमी ने ताकाशिना को यहाँ उन सभी के साथ क्यों शामिल किया? आखिर वो उसे यहाँ बुलाकर क्या करना चाहते हैं? शुनसुके ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसे यहाँ से जाने को कहा, जिस पर उन दोनों की थोड़ी बहस हो गई, जो कि उनकी बेटी ने देख लिया। वो एक बार फिर अपने बाबा से पूछती है कि उनके बीच सब ठीक चल रहा है ना? उसने उसे परेशान होने और इस बारे में ज्यादा सोचने के लिए मना किया और उससे पूछा, क्या तुम सही में इस प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेना चाहती हो? अगर जवाब ना भी हुआ तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। माइका बोली, आप यूं ही मुझे लेकर परेशान हो रहे हैं। मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ। और फिर वो मिस्टर सुकुमी के साथ अपने कमरे की तरफ चल दी, जहाँ बाकी सभी बच्चे भी मौजूद हैं। अब यहाँ ताकाशिना उन सभी को अलविदा कहकर अपने होटल जा रही है। जाने से पहले उसने शुनसुके को रात 10 बजे उसे मिलने के लिए बुलाया। वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर सका। कुछ देर और बीत गए और शुनसुके काम का बहाना बनाकर ताकाशिना के ठहरे उस होटल की ओर निकला। लेकिन यहाँ मिनाको का शक थोड़ा और यकीन में बदला कि वो उसे झूठ कह रहा है, मगर वो चाहकर भी कुछ न कर सकी और शुनसुके अपनी कार में बैठ उस होटल के लिए निकल गया। होटल के पास पहुंचकर उसने ना जाने कितनी दफा ताकाशिना को फोन लगाया, मगर उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। आखिर में उसने खुद में ही उसे मिलने का मन बदल लिया और वापस जाने का सोचा। फोन कर उसने तुरंत मिनाको से कहा कि काम पूरा हो चुका है और अब वो वापस आ रहा है। मिनाको ने ज्यादा कुछ न कहते हुए उसकी बात मान ली और फिर वो उसी जगह वापस आ गया। लेकिन वहाँ पहले से ही सभी लोग मौजूद हैं और उनके चेहरे के रंग उड़े हुए हैं। उसने जाकर देखा कि नीचे जमीन पर एक लाश पड़ी है और सभी उसे लाश पर एक नजर डालने को कहते हैं। लाश देखकर तो उसके होश उड़ गए। वो लाश उसकी प्रेमिका ताकाशिना की निकली। उसे समझ नहीं आ रहा कि कौन उसे मार सकता है। तब मिनाको ने आगे आकर कहा, मैंने ताकाशिना को मारा है। शुनसुके ये सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जो सुन रहा है, जो देख रहा है, उसे विश्वास नहीं हो रहा। फिर मिनाको बोली, तुम्हारे जाने के बाद मुझे ताकाशिना का मैसेज आया था कि वो मुझसे कोई बात करना चाहती है। मैं उससे बात करने पहुंची और उसने मुझे तुम दोनों के बारे में सारी बातें बता दी। मैंने उसे तुमसे दूर रहने की हिदायत दी, लेकिन वो नहीं मानी। बात इतनी बड़ी कि वो मुझसे जबरदस्ती लड़ाई पर उतर आई।
और अपने बचाव के लिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सब एक अचानक से हुई दुर्घटना है, ना कि कोई सोची समझी चाल। अब सुनशके को ये जानकर हैरानी हुई कि इतना समय हो गया लेकिन अभी तक किसी ने पुलिस नहीं बुलाई। उसने तुरंत इसकी खबर पुलिस को देने को कहा, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उसके खिलाफ नजर आते हैं। वो लोग उल्टा उसे राय देने लगे कि इस बात को यही दबा देने में ही उनकी बेहतरी है, क्योंकि अगर लाश की खबर बाहर गई तो उन सभी बच्चों का भविष्य अंधकार खतरे में आ जाएगा। लेकिन सुनशके को ये मंजूर नहीं। क्या वो सब इतने अंधे हो चुके हैं? किसी का खून हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। बाकी पेरेंट्स से भी उसकी बहस हो गई इस बात पर। अब वो अपनी पत्नी से अकेले में इस बारे में बात करना चाहता है। मिनाको बोली, हमें ऐसा करना पड़ेगा अपनी बच्ची के लिए, उसकी जिंदगी नहीं खराब कर सकती मैं। याद है तुमने 9 साल पहले मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा और मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखोगे। आज तुम्हें वो मौका मिल रहा है उस वादे को पूरा निभाने का। अपने वादे को याद कर सुनशके ने मिनाको की बात मान ली। पहली समस्या तो हल हो गई। अब दूसरी ये कि आखिर लाश का क्या किया जाए। तब वहाँ एक बूढ़े आदमी ने कहा, अगर इस बात को छुपाना है तो उन्हें इस लाश को भी छुपाना होगा। और फिर उनका ध्यान गया पास ही के एक लेक यानी झील की ओर। अब बिना देर किए उन्होंने लाश को गाड़ी में भरा और पहुंच गए उस झील के पास। अब वो एक एक कर ताकाशिना की पहचान मिटाने लगे, ताकि आगे कभी भी तहकीकात हुई तो पुलिस को कुछ पता न चले कि ये किसकी लाश है। सबसे पहले उसके अंगूठे के निशान को पूरी तरह से जला डाला। अब बारी है उसके दांत तोड़ने की, जिसका जिम्मा उसी बूढ़े आदमी ने अपने सर लिया और उसने लाश को जोर जोर से थप्पड़े मारे। अब लाश को ना पहचानने के सारे इंतजाम जब उन्होंने कर लिए तो उन्होंने ताकाशिना की लाश को बीच तालाब में फेंक दिया। एक बड़ा काम। लाश से छुटकारा पाने के बाद वो सभी अपने घर वापस आ गए और उसके बचे खुचे कपड़ों को भी जला दिया। अब बारी है उसके सामान को छुपाने की। उन्हें सामान के बीच होटल की चाबी मिली। ये अब एक बड़ी समस्या उनके सामने आ खड़ी हुई। अगर वो जल्द ताकाशिना के ठहरने वाले होटल का कुछ नहीं करते हैं तो खबर पूरे शहर में फैल जाएगी कि कैसे वो लापता हुई और आखिरी बार उसे इसी जगह देखा गया था। तो अब ऐसा कुछ करना है कि उन्हें ये दिखाना है कि ताकाशिना लापता हुई तो है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद, और इसके लिए उसे खुद उस होटल से चेकआउट करना होगा। इस काम को पूरा करने का भार मिनाको को दिया गया। वो इस काम के लिए तैयार भी हो गई। अब वो ठीक ताकाशिना की तरह शक्ल पहनावा लेकर होटल से चेकआउट कर यहाँ से टोक्यो के लिए रवाना हो जाएगी। लेकिन उसी रात शुनशुकी और मिनाको के बीच फिर से बहस होने लगी कि ये सारी चीजें उन दोनों को और दूर कर रही है, क्योंकि शुनशुके का मानना है कि इन सब में ताकाशिना की कोई गलती नहीं है, बल्कि वो तो एक विक्टिम है जो उसकी पत्नी का शिकार हो गई। गुजरते वक्त के साथ दोनों एक दूसरे से भी कितने अलग हो चुके हैं। खैर, अब सुबह हो गई। उसी बूढ़े आदमी ने शुनशुके से ये जानना चाहा कि ताकाशिना के बारे में वो क्या सोचता है, उसके मौत ने उसे किस हद तक तोड़ा है। शुनशुके को उस बूढ़े का बात करने का अंदाज पसंद नहीं है, तो उसने इस बारे में से बात ना करने को कहा। अब समय आ गया उन्हें होटल जाकर अपने काम को अंजाम देने का। मिनाको के जरिए वो बड़े ही सफाई से होटल से चेकआउट होने में भी कामयाब हुए और वापस घर भी आ गए। शुनशुके एक बार फिर ताकाशिना की खींची उस अलग से तस्वीर को देख रहा है और इस बार उसे तस्वीर में एक और शख्स नजर आया जो कोई और नहीं मिस्टर सुकुमी है। शुनशुके के सामने से धीरे धीरे धुन छट रही है और उसे सब समझ आता जा रहा है, इन सब के पीछे की वजह भी और मकसद भी। वो गुस्से में मिनाको से बात करने उसकी तरफ बढ़ा और साफ साफ पूछा, आखिर तुमने ताकाशिना का खून क्यों किया? हक्का बक्का हो चुकी मिनाको के पास इसका कोई जवाब नहीं और फिर से शुनशुके बोला, तुम्हारे पास जवाब इसीलिए नहीं है क्योंकि खून तुमने नहीं मिस्टर सुकुमी ने किया है। ये सुनकर मिनाको के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। काफी परेशान नजर आने लगी वो। चेहरे की परेशानी हटाकर वो बोली और डटी रही, नहीं, ये खून मैंने किया है, इसके पीछे सिर्फ मेरा हाथ है। पर सच ज्यादा दिनों तक छुपता नहीं है। थोड़ी देर बाद शुनशुके नीचे आया। उसे मिस्टर सुकुमी से अकेले में बात करना है। वो उसे अपने किए उस भयंकर गुनाह को मान लेने की बात करता है, लेकिन मिस्टर सुकुमी हैरान है कि आखिर वो उसके किस गुनाह के बारे में बात कर रहा है। शुनशुके ने अब तक की सारी बातें उसे बताई और साथ ही उस तस्वीर की सच्चाई भी दिखाई, जो ये दिखा रही है कि कैसे मिस्टर सुकुमी बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए कई लोगों से रिश्वत और पेपर का जुगाड़ किया करता है। और ताकाशिना को इसकी खबर कहीं से लग गई थी, इसीलिए उसने उसकी तस्वीरों को लेना शुरू किया। वो उसे यहाँ भी ब्लैकमेल करने ही आई थी और फिर नतीजा आपके सामने है। मिस्टर सुकुमी ने अपने किए गुनाह के लिए बलि का बकरा मजबूर माँ बाप को बनाया।
ये कहकर कि अगर वो इस कत्ल का दोष अपने सर पर ले लेंगे तो वो वादा करता है कि उनके बच्चे का दाखिला नामी स्कूल में करवा देगा। और इस तरह से बड़ी चालाकी से मिस्टर सुकुमी ने खुद को बचा लिया। लेकिन इतना सब सुनने के बाद भी मिस्टर सुकुमी ने साफ इस बात को मानने से इनकार कर दिया। सुनशुके एकदम से बौखला गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वहाँ कुछ बच्चे आकर उन्हें खाना खाने के लिए बुला लेते हैं। उन दोनों की बातें अधूरी रह गई। मिस्टर सुकुमी ने कहा, अच्छा होगा इस बात को यहीं दबा दो, वरना बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है। उसकी बातों से शुनसुके को भी अब लगने लगा कि शायद इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। एक दिन सुकुमी सभी बच्चों को उनके कमरे में छोड़ते वक्त उनसे कुछ जरूरी बातें करते हैं। वो बोले, तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें तुम पर टिकी है। किसी भी हालत में वो तुम लोगों को स्कूल में भर्ती करवाना चाहते हैं, तुम्हारी जगह सुरक्षित करना चाहते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि तुम्हें भी काफी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जब भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो सामने मौजूद होंगे। मिस्टर सुकुमी आज उन बच्चों को ये सब बातें क्यों बता और समझा रहे हैं? क्या इसके पीछे भी कोई राज छुपा है? अगले दिन शुनसुके और बाकी पेरेंट्स एक जगह इकट्ठे हैं, क्योंकि एक बार फिर मिस्टर सुकुमी उसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। मिस्टर सुकुमी ने उससे पूछा, तुम्हारा अपनी बेटी के भविष्य के लिए प्राइवेट स्कूल के बारे में क्या विचार है? उसने जवाब में कहा, हर बच्चे को छूट मिलनी चाहिए कि वो खुद तय कर सके कि वो अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। लेकिन बाकी पेरेंट्स उसकी बात से सहमत नहीं होते। उनका मानना है कि एक असली माता पिता हमेशा यही चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े। लेकिन शुनसुके हैरान तो इस बात से है कि इतना सब होने के बाद भी वो सभी शांत कैसे बैठे हैं। अब यहाँ सभी अपनी अपनी बात रखने लगे और धीरे धीरे उनमें बहस होनी शुरू हो गई। बढ़ती बहस को रोकने वही बूढ़ा आदमी आगे आया और सभी से शुनसुके को अब सच्चाई बता देने को कहता है। शुनसुके को भी अंदाजा लग चुका है कि कोई तो बड़ी बात उससे छुपाई जा रही है। सभी के इतने शांत रहने की आखिर क्या वजह है? मिस्टर सुकुमी ने अब बताना शुरू किया। उस दिन ताकाशिना मेरे पास आई थी, मुझे धमकाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैं उसे वहीं छोड़ वहाँ से चला गया और कुछ देर बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ताकाशिना की लाश मिली। मैं खुद हैरान था कि किसने किया होगा उसका खून, और फिर मैंने ठीक उसके बगल में बच्चों के जूते के निशान देखे, जो यही बताता है कि ताकाशिना का खून बच्चों ने किया है। ना ही इसमें मेरा हाथ है, ना ही तुम्हारी पत्नी मिनाको का। शायद हमारी बातचीत के वक्त किसी बच्चे ने हमारी बातें सुन ली होगी और इस दबाव में आकर कि उसकी वजह से उनका दाखिला स्कूल में नहीं हो पाएगा, उन्होंने ताकाशिना का ही कत्ल कर दिया। दोस्तों, बच्चों का ये कदम उठाने के पीछे बहुत बड़ा हाथ माता पिता के उस हद तक के दबाव का है, जिससे बच्चों के दिमाग में यही रहता है कि उन्हें उनकी उम्मीदों पर किसी भी हाल में खड़ा उतरना है, जिसका नतीजा है ये। लेकिन शुनसुके को अब भी विश्वास नहीं हो रहा और वो फिर उसी जगह गया जहाँ खून हुआ था। वहाँ अभी भी कुछ बच्चों के पैरों के निशान पड़े हैं। सब कुछ देखने और जानने के बाद भी शुनसुके को विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब बच्चे कर सकते हैं। वो उल्टा मिस्टर सुकुमी पर ही शक करने लगा। बात को बढ़ता देख मिस्टर सुकुमी ने कहा, इन सब के पीछे उनके माता पिता का हाथ है। गलती उनकी है। अगर उन्होंने अपने बच्चों पर इतना दबाव न डाला होता तो ये सब कुछ ना हो रहा होता। मिस्टर सुकुमी ने सभी को यही सलाह दी, जितना हो सके बात को उतना छुपाए रखे, अपने बर्ताव को भी सामान्य रखे और अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान दे। लेकिन शुनसुके अभी भी इस बात से उभर नहीं पा रहा। कैसे वो ये सब इतनी आसानी से भूल सकते हैं? उनकी वजह से किसी की जान गई है। वही बूढ़ा आदमी अब उसके पास आकर कहता है, तुम्हारे लिए मान लेना मुश्किल है, मैं जानता हूँ, लेकिन उन्हें ये सब इसीलिए करना पड़ा ताकि उनके बच्चे के भविष्य पर कोई आंच, कोई दाग न लगे। गलत या सही, एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं। अब इसे अच्छा कह लो या बुरा। और हाँ, मिनाको ने इस खून का इल्जाम अपने सर इसीलिए लिया था क्योंकि वो जान चुकी थी कि तुम आखिरी बार ताकाशिना से मिलने होटल जा रहे हो। अगर पुलिस तक ये बात पहुंची तो वो सबसे पहले तुम्हें हिरासत में लेती। तो तुम्हें अंदाजा लग चुका होगा कि तुम्हारी बीवी अभी भी तुम्हें कितना चाहती है, जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। शुनसुके के अंदर मच रहा तूफान अब जाकर शांत हुआ है। उसने भी कहीं न कहीं इस बात को अब मान लिया है और अब वो बाकियों के साथ इस बात को छुपाने को राजी हो गया। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। साथ मुझे भी इजाजत दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। धन्यवाद।